सो चैप्टर हमारा है, जो चैप्टर है हाँ जी, तो चैप्टर है हमारा एनपीओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, नॉट फॉर, या शॉर्ट में लिख देते हैं एनपीओ इसको, ऑफ एनपीओ। इसमें हम आपके साथ जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो स्पेशल टर्म्स हमारी कंटिन्यूड थी, कुछ स्पेशल टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। और स्पेशल टर्म्स के अंदर हम आपके साथ आज करेंगे स्पेशल टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। कल हमने आपके साथ सब्सक्रिप्शन कर लिया था, तो पहला मैंने आपके साथ सब्सक्रिप्शन कर लिया। सब्सक्रिप्शन ये हमने कर लिया। आज आपके साथ जो करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या कर रहे हैं जी आज हम? लाइफ मेंबरशिप फीस। तो क्या होता है लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? तो समझिए, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेट्स सपोज कोई आपके यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना चाहता है। मैंने क्या कहा, इफ अ पर्सन wants to become lifetime, लाइफ टाइम को आप क्या कह सकते हैं, होल लाइफ के लिए, ठीक है। wants to become a lifetime member of NPO, then he has to pay he has to pay a sum of money, a sum that is known as life membership फीस। तो क्या कहा जाता है उसको? लाइफ मेंबरशिप फीस कहा जाता है। चलिए जी, यहां तक देखिए, क्या समझ में आता है? लाइफ टाइम, ठीक है ना। उसे लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप इसे क्या कह सकते हैं, होल लाइफ के लिए। ये भी एक वर्ड दे सकते हैं आप इसको। पूरे जीवन के लिए वो मेंबर बनना चाहता है, तो उसे एक सम ऑफ मनी देना पड़ता है। ही हैज टू पे अ सम, ठीक है, एक पैसा, सम ऑफ मनी, मैं भूल गया यहाँ लिखना, सम ऑफ मनी पे करना पड़ता है। अब ये सम ऑफ मनी जो है लमसम होता है, मतलब इकट्ठा एक साथ, ठीक है। जब मैंने एक अमाउंट देना है, एक मुश्त अमाउंट देना है आपने, ठीक है ना, इसे दिया जाता है। अब अगर अकाउंटिंग की बात करें, देन एनपीओ treats this amount treats this amount as capital receipt। कैसा अमाउंट मानते हैं? कैपिटल रिसीट मानते हैं, ठीक है। कैपिटल नेचर मींस इट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई? इसको आप कहां ट्रांसफर नहीं करते? इनकम और एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं करते, इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं करते। रेदर देन, क्योंकि कैपिटल रिसीट है,
तो ये कहाँ जाएगी, इट इज कैरिड ऑन इन बैलेंस शीट। भाई या तो खर्चा बनेगा या एसेट बन जाएगा, जिस तरह से आप बात कहते हैं, लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, यानी या तो आइटम जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, पीएनएल में, या फिर जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आती है? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आ गया। और बैलेंस शीट में जो कैरी ऑन कर कर ले जाते हैं आप, इट इज कैरिड ऑन इन बैलेंस शीट एंड, आगे और लिख लो इसमें, एंड एडेड इन कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में जोड़ के दिखा देते हैं इसको हम ना, कैपिटल फंड में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बताइए यहां तक आपको बात क्लियर है क्या? ठीक है, या तो कैपिटल फंड में ऐड कर लें, ठीक है, और आप चाहें अगर, क्योंकि बैलेंस शीट में चली गई ये चीज, जैसे पीएनएल या तो कैपिटल में ऐड कर लो, या फिर अलग से दिखा दो पीएनएल को बैलेंस शीट में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो या तो आप इसे बैलेंस शीट में ऐड कर लो और शो शोन सेपरेटली। ठीक है, या फिर अलग से दिखा दो। मुझे बताइए, लाइफ मेंबरशिप फीस समझ में आई क्या? अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनका हम अलग से ट्रीटमेंट नहीं सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। ये जो छोटी छोटी चीजें आपके सामने आ रही हैं, इसका हम अलग से ट्रीटमेंट नहीं सीख रहे हैं, ये सब हम कंबाइंड क्वेश्चंस के साथ करेंगे। अभी यहाँ केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारे पास अगला जो, यहाँ पहले बता दीजिए, यहाँ पे किसी के डाउट क्वेरीज हैं तो, यहाँ तक के लिए कोई भी डाउट क्वेरी हो किसी बच्चे की तो बता दीजिए, बोलिए जी। नो सर। ठीक है, तो मैं आगे चलना चाहूंगा यहाँ से। अच्छा, आपके टेस्ट शेड्यूल्स मैंने आपको बताए या नहीं बताए? आपके टेस्ट होने हैं, तो जैसे मैं बोलूं आपको कि आपका अकाउंट्स का टेस्ट कब होगा, या क्लास में 12th के लिए बता देता हूँ। मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ ये शेड्यूल, देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है ना, कोई बाद में बोले कि बताया नहीं था, सो शेड्यूल लिख लीजिए साथ में। शेड्यूल लिख लीजिए क्लास 12th के लिए। मैं अपने सब्जेक्ट का बता दूं या सभी का बता दूं? सभी का ही। चलो, मंडे का जो आपका है वो होगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इस हफ्ते हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, बाकी अब ये रेगुलर ये फॉलो होगा। आपका ट्यूसडे को जो है, जैसे आज ट्यूसडे है, ये होगा बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, ट्यूसडे को ये हो गया। इसके बाद आपका ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे जो है, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, ये आपका जो वेडनेसडे है ये है इंग्लिश का। सर टेस्ट तो आ गए इंग्लिश में। हाँ हाँ, मैंने कहा इस हफ्ते थोड़ा मतलब सिस्टम में नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थे ना पहले ये। जैसे अब आप मानो आपका वेडनेसडे को इंग्लिश का हो गया है ना, तो कल हम लोग अकाउंट्स और बीएसटी वाले प्लान कर लेंगे अगले 2 दिनों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट टू वरी। ठीक है, सर तो वीकली ये टेस्ट बार होना चाहिए, यहाँ तो डेली हो रहा है। क्या बेटा? वीकली टेस्ट हफ्ते में एक बार होना चाहिए, ये डेली ले रहे हैं टेस्ट। कौन ले रहा है डेली? आप कह रहे हैं मंडे को है, फिर ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे। नहीं, ये टेस्ट सारे सब्जेक्ट के नहीं हो रहे ना एक साथ आपके। जैसे मंडे को इकोनॉमिक्स हो गया बेटा,
ट्यूसडे को आपका बिजनेस स्टडीज का हो गया। ये इस हफ्ते चेंज रहेगा। इस हफ्ते मानो अगर मैं करंट वीक के लिए बोलूं तो 10 वीक के लिए आप ऐसा कर लीजिए, जैसे मैं अपना बता देता हूं आपको, तो बाकी आपके जब टीचर एडजस्ट करें तो उन्हें बोल देना। जैसे इंग्लिश का आपका आज हो रहा है ना, बताइए, इंग्लिश का आज है ना आपका? यस सर। यस सर। ऐसा कर लेते हैं, बिजनेस स्टडीज का आपका हम लोग कल रख लेते हैं, ठीक है? सर पहले बीएसटी हमारे वीकली टेस्ट होते थे तो वो तो ऐसा होता था कि मंडे को ही टेस्ट होता था और हर वीक एक सब्जेक्ट का होता था। हाँ सर, वही जैसे मैं पूरा वीक ही चला गया। नहीं, इसमें बात तो अच्छा आप ये कह रहे हैं एक मतलब कि एक दिन में ही सारे सब्जेक्ट हो जाते थे, ऐसा था? अरे नहीं सर, नंबर नहीं वाइज सर, एक वीक पे अच्छा एक अच्छा, नहीं सब्जेक्ट। ठीक है, समझ गया। नहीं, अब हर हफ्ते हर सब्जेक्ट होगा, अब से ऐसा है, हर हफ्ते हर सर सब्जेक्ट होगा। पढ़ाई तो होगी नहीं, फिर यही टेस्ट ही हो रही है। बेटा क्यों, साथ साथ पढ़ तो रहे। अब मुझे बताओ, आप बीएसटी मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप बच्चे पढ़ ही कहाँ रहे हैं? आप जैसे अपन तो बात कर रहे हैं कि पढ़ाई होगी नहीं, आपको पता है बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो परफॉर्मेंस कैसे चेक हो? मुझे बताओ ये चीज, परफॉर्मेंस चेक कैसे करेंगे? और ऑब्जेक्टिव टेस्ट कम होंगे, रिटर्न ज्यादा होंगे, मतलब वो, ठीक है ना, थ्योरेटिकल टाइप, सब्जेक्टिव जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है? चलिए, तो इस हफ्ते के लिए ये प्लान है, बाकी अगले हफ्ते से सेम शेड्यूल चलेगा आपका, ठीक है ना? बाकी आप सब्जेक्ट टीचर्स को भी इन्फॉर्म कर देना, अगर कोई और किसी दिन टेस्ट ले तो और किसी दिन ना ले, क्योंकि और किसी का शेड्यूल हो सकता है, बाकी कोई चेंज होगा तो देख लेंगे, आप अपने टीचर के साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। चलिए, वापस आइए जी, छोड़िए इस बात को, ये जस्ट इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी, ठीक है? इस हफ्ते के लिए मैंने बोल दिया कल और परसों मैं टेस्ट ले रहा हूँ। कल मैं बीएसटी का ले लूंगा और परसों अकाउंट्स का। आपका 2 दिन फ्री है, 2 दिन कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है? कौन से आपके पास? फ्राइडे और सैटरडे, और संडे भी फ्री है, संडे को भी टेस्ट नहीं है। चलिए, अगला जो हम पहले, मुझे लाइफ मेंबरशिप पे सब ओके है ना? ठीक है, लाइफ मेंबरशिप पे मैंने क्या कहा, लाइफ के 1 टाइम पेमेंट होती है, तो एनपीओ इसे क्या करता है, एनपीओ से कैपिटल रिसीट मानता है, बस इतनी सी बात है यहाँ सबसे। हाँ बोलो बेटा। टेस्ट नहीं दिया था किसी ने। टेस्ट नहीं दिया तो घर बात करेंगे, पूछेंगे क्या समस्या है, ठीक है? ठीक है सर। पेरेंट्स से पूछेंगे, बताएं क्या समस्या है, बात करेंगे, ठीक है? अच्छा सुनो, यहाँ पर अब मेन काम की बात, यहाँ मेन काम की बात यहाँ पर ये है कि कैपिटल नहीं, सॉरी, जो आपका लाइफ मेंबरशिप है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सारा, क्योंकि आपने तो अकाउंटिंग करनी है ना उसकी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, उसे बैलेंस शीट में डाला जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डाला जाता। चलिए, इसके बाद अगला हम चलना चाहेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। जो नेक्स्ट चीज है मेरे पास है वो है जी इंडाउमेंट फंड। इंडाउमेंट फंड क्या होता है? इंडाउमेंट फंड सुनिए, ठीक है जी। लेट्स सपोज someone give कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है? कोई कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, यानी कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसके कारण क्या आ रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है ना? तो आपको किसी ने गिफ्ट दिया, और वो जो उससे पैसा आया वो एक किसी खास काम के लिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक है? सो समवन गिफ्ट्स टू एनपीओ एंड द फंड द फंड, मतलब जो पैसा है, जो फंड आया है, द फंड रिलेटिंग relating to the gift is
used for some specific purpose. किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने यूज कर रहा है तो क्या कहलाएगा? इंडोमेंट फंड। ठीक है, अब इंडोमेंट फंड किसी खास काम के लिए यूज होना है, जनरल नहीं है तो एक तरीके से इनकम, क्योंकि किसी ने गिफ्ट दिया है और वो फंड हमारे पास आया है। सो it is treated as capital receipt. इसे कैपिटल रिसीट माना जाता है। ठीक है, कैपिटल रिसीट से मेरा मतलब क्या है? इट इज कैरिड टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लेकर जाया गया। बैलेंस शीट में लेके जाने का रीजन पता है? वो कारण क्या है? एक छोटा सा बस, बहुत ये रीजन है, क्योंकि किसी खास काम के लिए मिला है। अगर इस इनकम को आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं ना, तो ये जनरल इनकम बन जाती है और इससे अगेंस्ट कोई भी खर्चा नॉक ऑफ हो सकता था, यानी एडजस्ट हो सकता था। अब बैलेंस शीट में चला गया तो स्पेसिफिक काम के लिए यूज होगा। ये पीएनएल में जाना यानी इनकम एक्सपेंडिचर में जाना जनरल यूज बन जाता। बताइए, क्या ये बात क्लियर है मैं जो कह रहा हूं आपको? बोलिए, बताइए मुझे। यस सर। ठीक है, तो हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी। एक तो लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में। दूसरा हमने पढ़ा अभी आपके साथ इंडाउमेंट फंड। इंडाउमेंट फंड जो अभी पढ़ा है ये भी कहाँ जाएगा? ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके साथ चलते हैं हम लोग। अगला है पॉइंट नंबर 4। अगली जो हमारे पास वो है एंट्रेंस फीस, या इसे एंट्रेंस फीस को आप एक और नाम दे सकते हैं, एडमिशन फीस। क्या बोला जी मैंने? एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अब ये सारी चीजें आपने छोटी छोटी जो चीजें चल रही है, ज्यादा नहीं है, 3-4 ये हो गई और 4-5 और है, मतलब कुछ 8-9 आइटम है जिनका ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बार गो थ्रू करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। पहली बार नया है तो पहले तो समझ ले हैं क्या, और फिर से आगे देखेंगे। तो एंट्रेंस फीस क्या है जी? एंट्रेंस फीस मतलब जो कोई नई एंट्री होती है, सो इट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिसीव्ड या फिर कलेक्टेड कह सकते हैं आप, न्यू मेंबर्स। आपके एनपीओ में अगर कोई नया मेंबर आता है तो उससे आप एंट्रेंस फीस लेते हैं। ठीक है, सेपरेट या सेपरेट कह लो, इन एडिशन टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तो उसे देना ही होता है, उसके अलावा वन टाइम। ठीक है, it is taken once only from a member, once, एक बार ही ली जाती है। ठीक है, और जो सब्सक्रिप्शन है वो हर साल देनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन का पैसा हर साल पे करता है वो। बट जो एंट्रेंस फीस है वो एक ही बार पे करता है, उसे बार बार पे नहीं करता वो। ठीक है ना? अब
अब इसकी बात करें, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें एंट्रेंस फीस की, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि जो एंट्रेंस फीस है, कुछ लोग फेवर में हैं कि एंट्रेंस फीस को इनकम और एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना चाहिए। यानी दोनों ही ओपिनियन है। जो इनकम और एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो क्यों कहते हैं, ये रेगुलरली रिसीव होती रहती है, रेगुलरली रिसीव होती है, ठीक है, क्योंकि नए मेंबर्स आते ही रहते हैं तो रेगुलरली रिसीव होती है। तो जो रेगुलर वाले हैं वो कहते हैं इसे इनकम एक्सपेंडिचर में डालो, और उनका ओपिनियन है। और जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उनका मत जो है, उनका जो ओपिनियन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि इट इज रिसीव्ड वंस बाय मेंबर, एक ही बार मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता ये पैसा, एक ही बार मिलता है। तो वो कहते हैं एक ही बार मिल रहा है तो कैपिटलाइज करना चाहिए, ठीक है ना, कैपिटलाइज करना चाहिए, रेकरिंग नेचर का नहीं है, ठीक है। इनके हिसाब से तो मिलता रहता है, नया मेंबर आता है, ये लोग जो कहते हैं, जो पीएनएल में डाल, इनकम एक्सपेंडिचर में डालने की बात करते हैं, उसको कहते हैं साहब मिलता रहता है, नए मेंबर आते रहते हैं, तो रिकरिंग नेचर का है, ठीक है। ये लोग कहते हैं नहीं, ये नॉन रिकरिंग नेचर है, एक ही बार मिलता है, तो इसे कहां डालना चाहिए आपको, बैलेंस शीट में डालना चाहिए, ठीक है जी। नाउ अब प्रॉब्लम आती है कि करना क्या है, हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है इसका, इसके लिए समझिए जी, हमारे लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, मतलब हमें क्या करना है हमारे लिए, हम इनकी बात माने, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में डालें, या क्या क्या करें, इसको हम लोग बैलेंस शीट में डालें। तो सुनिए, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, ठीक है, तो एंट्रेंस फीस को आप क्या मानेंगे, पेनल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो, यानी इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ये क्या था, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस शुड बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी आपको ये वाला ट्रीटमेंट फॉलो करना है, हाँ, ये वाला ट्रीटमेंट फॉलो करना है। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे, ठीक है, तो अगर कुछ नहीं कहा तो आपने ये करना है, और क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली कुछ बोले, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन देता है आपको, गिवन इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन, अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा करना। मींस अगर क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर इट टू पीएनएल, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो उसे वहां ट्रांसफर कर देना। और क्वेश्चन कहता है ट्रीट इट एज कैपिटल, ट्रीट इट एज कैपिटल रिसीट, तो क्या करना, उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देना। बात क्लियर है। तो कुछ नहीं बोलेगा, यानी आमतौर पर तो आप क्या करेंगे, इसको आप कहां लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एंट्रेंस फीस को। तो एंट्रेंस फीस का एडजस्टमेंट क्या हो गया, क्या हो गया कि कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो। बट कई बार, क्योंकि क्वेश्चन को आप गलत नहीं ठहरा सकते, कई बार इसे क्या होता है, आपको ट्रांसफर करना होता है बैलेंस शीट में भी, पर कब, जब क्वेश्चन बोलेगा। तो बात क्लियर है क्या, बताओ मुझे, बताइए जी, समझ में आई ये बात, ये क्या कहा मैंने,
एंट्रेंस फीस के बारे में जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अंकुर, अंकित, अंकित तो गायब ही है, अंकुर है अब। अच्छा अंकित भी है, सॉरी अंकित भी है, बताइए अंकुर और अंकित समझ में आ गया क्या? कोई जवाब नहीं आ रहा है इनका। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कौन है? आजकल वो नहीं आ रहा है, आयुष है ना? आयुष नहीं है ना? चलिए, तो वापस आ जाइए मेरे पास। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई, यहाँ तक हमने आपके साथ कुल मिलाकर 4 चीजें समझी। 4 चीजें कौन सी समझी? सब्सक्रिप्शन समझा आपने हमारे साथ। 4 चीजें कौन सी समझी? पहला सब्सक्रिप्शन समझा। सब्सक्रिप्शन कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा आपने क्या समझा मेरे साथ बताओ क्या? लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। तीसरा आपने मेरे साथ क्या समझा? आपने समझा इंडाउनमेंट फंड। इंडाउनमेंट फंड आपको मिलता है तो आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में। चौथा आपने क्या पढ़ा? एंट्रेंस फीस कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कई बार जो क्वेश्चन बताएगा वैसा तो करना ही है, बट जनरली आप ये याद रखें, क्वेश्चन ही बोलेगा तो बात खत्म हो जाएगी, अदरवाइज आपने इनकम एक्सपेंडिचर याद रखना। चलिए, तो यहां तक आपके साथ मैंने 4 चीजें समझ ली हैं। इसके बाद मुझे ना एक छोटा सा काम और करना है, ठीक है? यानी डोनेशंस। अगला जो मेरा टॉपिक है आपको समझाने के लिए वो क्या है जी? सुनिए, अगला हम आपके साथ कर रहे हैं डोनेशंस। हाँ जी, डोनेशंस। डोनेशन समझते हैं? आपकी इंस्टीट्यूशन को लोग डोनेशन देते हैं। अब डोनेशन 2 तरह की होती है, ध्यान से समझिएगा। डोनेशन मिल सकती है यानी लोगों ने चंदा दिया, दान दिया आपको, तो डोनेशन मिल सकती है किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए। यानी डोनेशन 2 तरह की होती है। यानी एक तो जनरल डोनेशन, बस कोई दान दे के चला गया, ये बताया क्या करना है इसका। एक कोई व्यक्ति दान दे के गया खास काम के लिए, उसने कहा साहब ये आप इससे क्या बनवाना, इससे एक डोनेशन मिला है, क्या बनवाएं जैसे। अब डिपेंड करेगा ना कि आपकी इंस्टीट्यूशन कैसा है। तो मानता हूं आप लोग चैरिटेबल ट्रस्ट टाइप के इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने किसी ने बोला आप एक वाटर कूलर लगवा देना। जब कोई वाटर कूलर के लिए डोनेशन दे गया तो फिर वो स्पेसिफिक हो गई किसी खास काम के लिए। और कोई चुपचाप आया और आपको कुछ पैसे दे के चला गया, दान दे के चला गया, तो जनरल डोनेशन है, वो कहीं भी लग सकता है। तो मैंने बताया जो जनरल चीजें होती है ना वो कहाँ जाती हैं? बताइए, मैंने अभी पीछे बताया था जनरल नेचर की चीजें कहाँ जाएंगी जो कहीं भी यूज हो सकती हैं। मैंने आपको बताया था कहां पर? इंडाउमेंट फंड में बताया था ये वाली बात। बताओ जनरल चीजें कहाँ जाएंगी और स्पेसिफिक चीजें कहाँ जाएंगी? जनरल चीजें जाएंगी, Balance. जनरल चीजें जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, जनरल है, मतलब ये जो इनकम है, ये तो बात समझो ना, ये इनकम है। यानी इस इनकम का किसी भी खर्चे से यूज कर लो, यानी इस इनकम के अगेंस्ट कोई भी खर्चा कर लो तो क्या हो गया? जनरल। अब कोई भी खर्चा करने का मतलब क्या? पीएनएल में डाल दो, अपने आप किसी भी खर्चे के साथ एडजस्ट हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? स्पेसिफिक जो है वो कहते हैं नहीं, कोई भी खर्चा नहीं, जो खर्चा बोला गया है वही करना है। तो जो स्पेसिफिक बोला गया है ना उसे आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करा करो। बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना, फिर जो स्पेसिफिक डोनेशन है, ठीक है, अगर इसके अगेंस्ट कोई खर्चा होगा ना, तो ये मानो ये फंड यहां पर आ गया, जो कोई खर्चा होगा ना यही बैलेंस शीट में एक्सपेंस माइनस कर देंगे इसका, और उसके बाद बैलेंस बच जाएगा स्पेसिफिक डोनेशन का। आई बात समझ में?
तो स्पेसिफिक डोनेशन को बैलेंस शीट में ले जाते हैं, उसके अगेंस्ट होने वाले खर्चे को भी वही बैलेंस शीट में यूज कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हो, जितना खर्चा हुआ है उतना खर्चा पीएनएल में यानी इनकम एक्सपेंडिचर में, और उतनी ही डोनेशन स्पेसिफिक वाली इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओ, जैसा कि रियलाइजेशन अकाउंट में करते थे रिजर्व्स के अगेंस्ट में। अगर किसी रिजर्व के अगेंस्ट में लायबिलिटी होती थी, तो जितना लायबिलिटी होती थी उतना ही रिजर्व का पार्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाते थे। क्यों? ताकि उस दूसरी जगह पे प्रभाव ना पड़े। कुछ ऐसा है, समझ में आया क्या डोनेशन? बताइए, डोनेशन क्लियर है क्या? स्पेसिफिक बैलेंस शीट में, जनरल इनकम एक्सपेंडिचर में। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। सिक्स्थ हम आपके साथ कर रहे हैं लेगेसी। लेगेसी वर्ड आपने कहीं और सुना है क्या? मूवीज वगैरह में सुना होगा, ठीक है ना? यानी लीगल तरीके से कोई अपनी विल वगैरह में लिख जाता है। कई बार आपने देखा है ना, कोई व्यक्ति विल में लिख गया कि मेरा सारा पैसा इस ट्रस्ट को दान दे दो। सुना है ऐसा? नहीं सुना? ट्रस्ट को दे देते हैं अपना सारा पैसा, है ना? अब वो पैसा ट्रस्ट को जो दे दिया आपने, ठीक है, अब जो पैसा आपका ट्रस्ट को चला गया, ठीक है, तो ट्रस्ट के पास ये आ गई, ट्रस्ट की इनकम है। तो लेगेसी अगर आपको मिली है तो क्या करेंगे आप इसे? अब क्वेश्चन अराइज होता है वही, इसे आप बैलेंस शीट में ले जाएंगे या फिर आप लोग क्या करेंगे, इसे रिसीटेंट नहीं सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। तो बताओ क्या करना चाहेंगे इसका आप? लेगेसी है तो आप लिख सकते हैं अमाउंट्स received by NPO through the will of any disease, जो मर गया है, deceased person अब पैसा तो आया आपके पास, फंड तो आ गया। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है, ये रिसीट एंड पेमेंट में लेके जाए या बैलेंस शीट में लिखा है? बताइए, क्वेश्चन अराइज हुआ कि इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाएं इसे या बैलेंस शीट में। तो सुनिए, ये ना मतलब आमतौर पे ऐसा नहीं है कि लेगेसी मिलती रहती है, वही कभी कभी कोई कोई देता है। तो ना ये नॉन रिकरिंग नेचर है, नॉन रिकरिंग नेचर का पैसा है। और आपको पता है नॉन रिकरिंग यानी कभी कभी होने वाली चीजें कहाँ जाएंगी? बैलेंस शीट में। आमतौर पर जनरल चीजें जाती हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। तो ध्यान रहेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो गया? ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। बताइए, क्या बात क्लियर है? याद रखनी है आपने ये चीजें। बोलिए जी। बोलिए, लेगेसी समझ में आ गया नहीं आया? जल्दी से बताइए, लेगेसी में क्या करना है आप? लेगेसी क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चलेंगे यहां से हम लोग। ये अंकित फिर आकर बैठ गया, मैंने इसे क्लास से भगाया था। अंकित जवाब कुछ देता नहीं है बेटा, तू चुपचाप आके बैठ जाता है, क्या करूं मैं तेरा?
देखो अभी भी आवाज नहीं जा रही है उसको मेरी, मैं फिर हटा रहा हूँ उसको। वो फिर आ जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं, आता रहे, कम से कम आने जाने में समय तो लगाएगा। इस बहाने सीखेगा कैसे आया और कैसे जाया जाता है, कुछ तो सीखेगा ना लायक। पढ़ाई तो करनी नहीं है उसको। चलो, 7th आइए लेगेसी के बाद। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। एसेट से मेरा मतलब क्या है, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग में कोई एसेट पड़ी है, हमने बेच दिया उसको, यानी आपके पास एग्जिस्टिंग या ओल्ड लिख लो, कोई ओल्ड एसेट पड़ी है आपके पास, बेच रहे हैं उसको आप। तो देखो आपको पता है एसेट जा रही है, तो वो एसेट कैपिटल नेचर की चीज है, बैलेंस शीट की चीज है, ठीक है, तो वो बैलेंस शीट में ही जानी चाहिए, ठीक है। तो एसेट जो है जब सेल होगी, एसेट की सेल की जर्नल एंट्री बता दो। देखो एसेट की जब सेल होगी तो जर्नल एंट्री बताओ क्या होती है। कैश टू एसेट। अब कई बार क्या होता है, एसेट की सेल पे इनकम या एक्सपेंस हो सकता है, यानी फायदा या नुकसान, गेन या लॉस। तो गेन होगा तो क्या होगा, इधर पैसा ज्यादा आ जाएगा, इधर गेन आ जाएगा, गेन ऑन सेल। और अगर लॉस होगा तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, लॉस ऑन सेल। यानी कि 1 2 3 और 4, यहाँ पे जो 2 और 4 है इनमें से कोई एक ही आएगा, एनीवन। ऐसा तो नहीं है ना साथ में गेन भी हो रहा है और साथ में लॉस भी हो रहा है, तो कोई एक आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज तो कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में एडजस्ट हो जाती है, बैलेंस शीट की आइटम थी, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये दो चीजें जो है ये जाती है इनकम एक्सपेंडिचर में, अगर ये है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। यानी सीधी सी बात, अगर एसेट बेचते हैं तो उसका फायदा है नुकसान बेचने पर कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, बाकी कुछ नहीं जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। और उधर दूसरी तरफ बैलेंस शीट में से एसेट गायब हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, क्या करेंगे, वो सब इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो आप, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो। और पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया आपने, उसमें नुकसान जो हुआ वो, ठीक है। एक इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह छोड़ो तो बेकार बात है, एक काम की चीज है आपके पास, इसे समझो पहले। ऑनरेरियम, पता नहीं कौन है ये, कल भी कॉल आया था इस पर। ऑनरेरियम ऑनरेरियम क्या होता है जी, बताइए। ऑनरेरियम वर्ड आपने सुना है पहले कभी? ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनर, इसमें वर्ड ये, इसमें वर्ड क्या है, ऑनर, ये वर्ड याद रखना। कौन सा वर्ड, ऑनर वर्ड याद रखना है इसके अंदर। ऑनर मतलब सम्मान स्वरूप भेंट देते हैं। कई बार क्या है, चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी विशेष व्यक्ति को बुला लेते हैं किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर। अब व्यक्ति सम्माननीय है, उसको बुलाया है, तो अब उसको ये तो नहीं कहा जाएगा ये लो आपका एक दिन का आने का मतलब जो है खर्चा लो लो, तो उसे एक सम्मान स्वरूप एक भेंट कहा जाता है, ठीक है। तो उनको वो पेमेंट उन्होंने कर दी, ठीक है। मानो कोई लेक्चर लेने के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से किसी पुराने प्रोफेसर को बुलाया गया, तो काफी नॉलेजेबल पर्सन थे वो, अब उन्हें बुलाया गया है तो एक ऑनरेरियम के रूप में कुछ दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो है ऑनरेरियम, ये क्या माना जाता है, ये माना जाता है जनरल एक्सपेंस,
एक्सपेंस माना जाता है इसको, और कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस ये सारी चीजें आप याद रख लो, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, कैपिटल फंड के बारे में पहले चर्चा कर चुका हूं आपसे। कैपिटल फंड पहले डिस्कशन हो गया है। ठीक है, और इसके साथ मेरा थ्योरेटिकल पॉइंट सारा खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट सारे खत्म हो गए। यहां तक डाउट पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछ लीजिए आप। एक काम करना, मुझे कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 भेज दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 की इमेज भेज दो। मुस्कान तुम भेज देना बेटा। ठीक है, और आप बाकी बच्चे डाउट पूछ लो, किसी को पूछना है तो। किसी भी पॉइंट में लेगेसी हो गया, डोनेशंस हो गए, ठीक है, एंट्रेंस फीस है आपके पास, इंडाउमेंट फंड है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, सब्सक्रिप्शन कल ट्रीट कर चुके हैं। तो अगर कोई भी डाउट है आप लोगों का तो बताइए। अब ये चैप्टर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे बच गया है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। बताइए, थ्योरेटिकल पार्ट हमने कर लिया है। कोई डाउट नहीं है क्या? चलिए जी, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा जरा इसको। मैं आपके स्क्रीन पर शेयर करता हूं क्वेश्चन को। बाकी आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विजिबल है क्या क्वेश्चन सभी बच्चों को? एक बार देखिए, क्वेश्चन 4 है हमारे सामने। कहता है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन फाइनल अकाउंट्स। कैसे डील करोगे? तो देखो, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने एक फंड बना रखा है, जैसे प्राइज फंड बना रखा है। तो प्राइज फंड मिला होगा कैसे? प्राइज के लिए डोनेशंस आई होंगी किसी खास काम के लिए, कि साहब आप जो प्राइज वगैरह देने हो ना किसी को, उसके लिए हम डोनेशन दे रहे हैं आपको। तो आपने एक अलग से फंड बना लिया जिसका नाम क्या हो गया? प्राइज फंड। अब ये स्पेसिफिक डोनेशन से बना है या आपने किसी खास काम के लिए बनाया है इसको, ठीक है ना? तो खास काम के लिए बनाया है तो उस खास में के जो भी खर्चे होंगे वो इसी फंड से घटेंगे। इसके लिए इसके रिलेशन में जो भी इनकम आएगी वो इसी फंड में जुड़ जाएगी। तो प्राइस फंड है आपके पास इतना। अब आपको इंटरेस्ट मिला है, आपने इस फंड में जो पैसा पड़ा था कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, उसका ब्याज मिला है। तो क्या करोगे? इसे प्लस कर लोगे किसके अंदर? फंड के अंदर। आपने प्राइजेस दे दिए। अब तो प्राइजेस दे दिए तो फंड का पैसा खत्म होना चाहिए, प्राइस देंगे तो फंड से देंगे। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल। इन्वेस्टमेंट है, ये तो एसेट है। कहता है इतनी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो क्या दिखाओगे? इसे एसेट में दिखाओगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, और डोनेशंस फॉर प्राइज फंड, आपको डोनेशंस मिली है इस साल, और तो ये भी फंड में जुड़ जाएंगी। तो ये तीन चीजें, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये तो क्या जाएंगी? फंड के अंदर एडजस्ट होंगी। और ये तीनों चारों लायबिलिटी साइड में रहेंगी, और ये है एसेट साइड में दिखेगा। तो इसने बोला है कि बताओ फाइनल अकाउंट्स में इन आइटम्स को आप कहां शो करोगे? तो कोई भी आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, सारी आइटम कहां जाएंगी? बैलेंस शीट में। देखो ऐसे कुछ दिखेगा ये। आप एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, इधर रख लो प्राइज फंड, प्राइज फंड,
प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखो। आपने कहा ओपनिंग बैलेंस कितना है लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 1/20 को 5 लाख रुपए। इसके बाद आपने 10% इन्वेस्टमेंट्स दी हुई। अच्छा सुनो, मैं बुक से ही देख के बोलता हूँ, मैंने अलग क्वेश्चन देख लिया शायद, मुझे जो क्वेश्चन मिला है मैं उस पर बात करूं, मैं क्वेश्चन कोई और देख रहा था शायद। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, फिर मुझे इंटरेस्ट मिला है इस इन्वेस्टमेंट्स पर, तो इंटरेस्ट मिला है तो मेरी यहाँ पे फंड का बैलेंस बढ़ना चाहिए ना। उधर तो कैश आया होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, कैश और इंटरेस्ट आया है, तो मैं यहाँ जोड़ूंगा इंटरेस्ट को। कितना इंटरेस्ट आया है जी? मुझे आया है, अच्छा ये 5 लाख मैंने कहीं और का लिख दिया। देखो कोई बच्चा बोल नहीं रहा कि सर आप कोई और क्वेश्चन का अमाउंट लिख रहे हो, सब बैठे हैं चुपचाप बस सुन रहे हैं बात, अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। इससे पता लगता है कितना ध्यान दे रहे हैं हम पढ़ते समय। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। फिर प्राइजेस दिए हैं आपने, प्राइजेस दिए हैं तो माइनस करो। प्राइजेस गिवन, कितने के प्राइस दे दिए आपने? आपने दिए 10,000 के प्राइस दे दिए। ये लीजिए। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट्स हैं 1 अप्रैल 18 को, और आपकी बैलेंस शीट कब बन रही है? 31 मार्च 19 को। ठीक है, 31 मार्च 19 को बन रही है बैलेंस शीट। तो 31 मार्च 19 वाली बैलेंस शीट में ये ओपनिंग क्या करोगे? ओपनिंग का बताओ, जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है इसका क्या करोगे बताइए। देखो फंड में और कहीं तो इन्वेस्टमेंट बताई नहीं गई, और इन्वेस्टमेंट की हो इस क्वेश्चन के अंदर पूरे में, तो इन्वेस्टमेंट जो पहले थी वही रह जाएंगी, कुछ और इन्वेस्टमेंट एड ऑन नहीं हुई है। तो ये आ जाएगा प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में। कितने का आ जाएगा ये? 60,000 रुपए का। और इधर डोनेशंस मिली हैं और फंड के लिए। ठीक है, डोनेशंस मिली है तो ऐड कर देना इसमें, स्पेसिफिक डोनेशन है ना, फंड में ऐड हो जाएगी। कितनी डोनेशन मिली है जी? 25,000 रुपए की। ठीक है, चलिए तो इन्हें ऐड कर लीजिए। 80 और ये 1 लाख, 1,11,000 में से 10,000 गए तो 1,01,000 रुपए, 1,01,000 रुपए आ गया। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, कहता है नेट अमाउंट जो होगी फंड की कितनी दिखेगी? 1,01,000 रुपए। और इन्वेस्टमेंट है ना 60,000 की। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने ये रिसीव किया और डोनेशंस भी आई, इसमें नहीं जोड़ी। बेटा ये तो इन्वेस्ट कर रखा है, ये जो पे इंटरेस्ट आया होगा ना, ये कैश में आया होगा, कैश में आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा कभी आपको, तो वहां रिसीट एंड पेमेंट में ऐड हुआ होगा। डोनेशंस आई होंगी तो वो भी कैश में ऐड हुई होंगी, तो उसका आपने नहीं देखना क्योंकि कैश का आपके पास बैलेंस नहीं है। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे इसको। तो ये बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ गई 60,000 से। मुझे बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, बताइए जी, आया क्वेश्चन समझ में या नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको आज का होमवर्क दूंगा, मैं इसी तरह की चीजें दूंगा। अब आपके पास क्या है, चीजें समझ के करने वाली है। सारा क्लास 11th का बेसिक लगाना, कुछ नया नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कल मुझे आप लोगों ने काम नहीं भेजा करके, बस एक बच्चे ने भेजा था मुझे। ठीक है, बाकी सब बच्चे सो रहे हैं, क्या कर लें इन काम।